Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tom. So we were discussing the classification of colloidal solution. Colloidal solution को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं हमने ये जानना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया था। यानी हम सॉलिड में सॉलिड मिला रहे थे या सॉलिड में लिक्विड मिला रहे थे या सॉलिड में गैस मिला रहे थे, इसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। देन जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन था वो डिपेंड कर रहा था ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल। इसके अकॉर्डिंग हमने दो तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब आज के इस लेक्चर में हम तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने थर्ड टाइप से कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है। ये क्लासिफिकेशन किस चीज पर बेस्ड है? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन एंड साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। हमें मालूम है कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्या कब होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर मीडियम ऑफ सॉल्वेंट में, एक मीडियम जिसको हमने क्या बोल दिया है, डिस्पर्शन मीडियम बोल दिया है, इसका अमाउंट हमेशा ज्यादा होगा और इसमें हम किसको मिलाएंगे? डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स को मिलाएंगे। इन डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स के जो साइज या कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन और साइज, मिलाए जाने वाले पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और साइज क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन? ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन या एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जब तक सॉल्यूट पार्टिकल्स जिनको हम मिलाने जा रहे हैं, उन सॉल्यूट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट पार्टिकल्स की, तब तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे या मैं बोल सकता हूं नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेंगे। ऐसे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो क्या कहलाते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट, that at lower concentration of solute particles they behave like normal electrolytes, but at higher concentration of solute they start behaving like colloidal solution। तो इस तरह के सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? they will be known as associated colloidal solution। आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोप एंड डिटर्जेंट्स। देखिए, जब हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं तो हम डिटर्जेंट का कुछ अमाउंट वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्सअप करते हैं तो फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। फॉर्म इज अ टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। आप जानते हैं फॉर्म के अंदर क्या होगा? लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व होगी, ठीक है? तो फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम क्या करें, जो डिटर्जेंट पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम करें तो क्या अच्छे से फॉर्म क्रिएट हो पाएगा? हमें मालूम है अच्छे से फॉर्म क्रिएट नहीं हो पाएगा। हमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी डिटर्जेंट पार्टिकल्स की फॉर्म क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट पार्टिकल्स वो एक अच्छा फॉर्म या एक अच्छा कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा और नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम डिटर्जेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज वो क्या बनाने लगेगा? वो फॉर्म बनाने लगेगा। अब यहां पर दो चीजें और आपको एसोसिएटेड कोलॉइड्स में पढ़नी पड़ती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। एंड फर्स्ट वन इज CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, एंड सेकंड वन इज क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या होता है CMC? इसकी फुल फॉर्म है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्या होती है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन? मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर
एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन ले रहा हूं तो एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह। सपोज कीजिए मैंने धीरे धीरे इसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना शुरू किया, अगर मैं धीरे धीरे इसमें कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऐसी आएगी जिसके बाद ये कैसे बिहेव करने लगेगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एसोसिएटेड कोलॉइड। लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे बिहेव कर रहा था, नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह। मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना शुरू की, सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स बढ़ाना शुरू किए, तो धीरे 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 ये क्या करने लगेगा, अचानक से एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। और वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन किसकी, सोल्यूट पार्टिकल्स की, वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिस पर एक नॉर्मल सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगी, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि मैं लिख सकता हूं द concentration of solute particles on which या above which the solution start behaving like a colloidal solution is called CMC। उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। अब क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, देखिए किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान होता है। आपको मालूम है, अगर आप ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वो आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाता। डिटर्जेंट के केस में भी यही होता है, अगर आप कोल्ड वाटर के अंदर डिटर्जेंट को डिसॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से फॉर्म नहीं बना पाएगा। लेकिन यही चीज आप हॉट वाटर में करेंगे, अगर आप गर्म पानी के अंदर डिटर्जेंट को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से वो फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, बहुत आसानी से वो झाग देने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटेड कोलॉइड्स को बनाने के लिए टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है एसोसिएटेड कोलॉइड के फॉर्मेशन के लिए, वो क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर is the required temperature for a solution to convert it into associated colloids। ठीक है, तो क्या होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन दे बिहेव लाइक a normal electrolyte and after increasing their concentration of their solutes they start behaving like colloidal solution are known as associated colloidal solution। The particular concentration above which they start behaving like an associated colloid is known as critical missile concentration and the temperature that is required for this particular solution is known as Kraft temperature। अब आगे हम क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से यहाँ मीनिंग है कि किस तरह से एसोसिएटेड कोलॉइड्स बिहेव करते हैं, इसे जानने के लिए हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। आपको मैंने अभी भी बताया सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर सम गुड एग्जांपल्स ऑफ इट। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स इसके एग्जाम्पल है। तो आइए चर्चा करते हैं सोप के स्ट्रक्चर पर। क्या होते हैं सोप, हमें मालूम है सोप्स आर फैटी एसिड्स। मैं बोल सकता हूं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, फैटी एसिड्स होते हैं जिससे सोप बना होता है। अगर हम इनको नाम देना चाहें तो ये हमें मालूम है सोडियम स्टीरेट कहलाते हैं। आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, सोप्स आर सोडियम स्टीरेट। और इनका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें दैट इज C17H35COONA, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम स्टीरेट, जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है 17 कार्बन लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी। तो मैं बोल सकता हूं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। अगर हम सोप के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक बहुत लंबी चेन होगी, जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी वो काफी लंबी होगी इसमें, और इस तरह से हम उसको बना सकते हैं।
इस तरह से देखिए, ये 17 कार्बन लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, दैट इज द हाइड्रोकार्बन चेन। काफी लंबी है, इसलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, टेल भी बोल दूंगा, पूंछ भी बोल दूंगा। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज स्टीरेट आयन, ये स्टीरेट पार्ट है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हेड बोल सकता हूं। इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरह से भी बना सकता हूं, इस तरह से, ठीक है। दैट इज आवर 17th कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन। ये हमारा हेड पार्ट होगा, और ये क्या होगा, हमारा लॉन्ग टेल पार्ट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल पार्ट, एंड दैट इज आवर हेड पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सोप के पार्टिकल को किस तरह से देख सकते हैं, जिसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी जो 17 कार्बन लंबी होगी, और एक हेड पार्ट होगा, स्टीरेट आयन होगा, मैं बोल सकता हूं सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन होगा, जो हेड पार्ट की तरह बिहेव वो करेगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे, हमें मालूम है हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल इन वाटर, हाइड्रोकार्बन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो इस वाली टेल पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, ये हाइड्रोफोबिक होगी, यानी कि वाटर रिपेलिंग टेल होगी, दैट इज ए हाइड्रोफोबिक टेल। इट मींस ये क्या करेगी, वाटर को रिपेल करेगी, इट इज वाटर रिपेलिंग। वहीं दूसरी ओर ये आपको आयनिक प्रॉपर्टीज वाला दिख रहा है, स्टीरेट आयन आसानी से नेगेटिव और पॉजिटिव में Na+ रिलीज करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मींस ये आसानी से क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोफिलिक हेड बोलूंगा। हाइड्रोफिलिक हेड जो होगा दैट इज वाटर लविंग, दैट इज वाटर लविंग। तो हमारे सामने क्या आ गया, सोप का स्ट्रक्चर आ गया, हैविंग a good length of hydrocarbon chain, having a tail part which is water repelling, ये water में dissolve नहीं होता है, and another part is known as the head part, it is water loving, hydrophilic, ये आसानी से water में dissolve हो जाता है। अब ये सोप पार्टिकल्स किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इनकी मैकेनिज्म होती है, और कैसे ये एसोसिएटेड कोलॉइड का फॉर्मेशन करते हैं, आइए इस बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा सोप पार्टिकल है ये क्या करता है, जब किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर कोई डर्ट या कोई ड्रॉपलेट आके अटैच हो जाती है, तब हम इसे अप्लाई करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये एक क्लॉथ का छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ है, टुकड़ा है ये क्लॉथ का, और इस पर कोई ग्रीस या ऑयल ड्रॉपलेट इस तरह से आ गया है, ठीक है। इट इज एन ऑयल ड्रॉपलेट, या मैं बोल सकता हूं ग्रीस की ड्रॉपलेट है ये, ठीक है। एंड दैट इज द सरफेस ऑफ अ क्लॉथ, सरफेस ऑफ अ क्लॉथ, एंड दैट इज आर ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। अब क्योंकि इस पर ऑयल ड्रॉपलेट है तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, इस पर सोप अप्लाई करूंगा। जब मैं सोप इस पर अप्लाई करूंगा तो अब हमारे पास सोप का एक पार्टिकल कुछ ऐसा होगा, ये वाला टेल पार्ट है, एंड दैट इज द हेड पार्ट। हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है, और टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग है। तो क्योंकि हमारी ऑयल ड्रॉपलेट भी किसकी बनी हुई है, हाइड्रोकार्बन की, ऑयल भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही तो होता है। तो जब हम इस पर सोप अप्लाई करेंगे तो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट इससे अट्रैक्ट होगा, या इसका हेड पार्ट इससे अट्रैक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोकार्बन पार्ट से हाइड्रोकार्बन पार्ट अट्रैक्ट होगा। ऑयल ड्रॉपलेट भी हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, टेल पार्ट भी हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। तो जो सोप ड्रॉपलेट है उसका हेड पार्ट आकर के इसे इस तरह से अटैच कर लेगा, ठीक है। क्या ये एसोसिएटेड कोलॉइड बन गया? ये एसोसिएटेड कोलॉइड नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर सोप का सिर्फ एक ही पार्टिकल आकर अटैच हुआ है। इट मींस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है सोप पार्टिकल्स की वो काफी कम है। और हमने क्या पढ़ा कि जब हम एक पर्टिकुलर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं, यानी कि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तब एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनते हैं। तो आगे चल के क्या होगा, बहुत सारे सोप पार्टिकल आकर के इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे, ग्रिप कर लेंगे, जकड़ लेंगे अच्छे से, ताकि वो इसको क्या कर सकें, सरफेस से रिमूव कर सकें। तो आगे चल के और ज्यादा यहाँ पर जो सोप पार्टिकल्स हैं वो आएंगे इस तरह से। और अब देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑयल ड्रॉपलेट के चारों ओर सोप पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई हो गई है, और इस हाई कॉन्सेंट्रेशन को ही अब हम क्या बोलेंगे, मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड बोलेंगे। ये क्या बन गया है, मिसेल बन गया है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं
कि जो ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पर मौजूद है, इस ऑयल ड्रॉपलेट को सोप के पार्टिकल्स ने बहुत अच्छे से ग्रिप करा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से ग्रिप करा हुआ है। वाटर लविंग पार्ट जो हेड पार्ट है वो अभी भी पीछे की ओर है, लेकिन जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है उसने इस ऑयल ड्रॉपलेट को बहुत अच्छे से ग्रिप किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करूंगा, आई विल अप्लाई वाटर ऑन इट। जैसे ही मैं इस पर वाटर अप्लाई करूंगा, आपको मालूम है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी कि टेल पार्ट है जिसने डर्ट को ग्रिप किया हुआ है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर अप्लाई करते ही क्या करेगा, इस जगह से रिपेल होता हुआ दूर चला जाएगा और साथ में किसको लेके जाएगा, इस ऑयल ड्रॉपलेट को लेके जाएगा, क्योंकि इसने इससे बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया है, इसे बहुत अच्छे से ग्रिप किया हुआ है, तो साथ में ऑयल ड्रॉपलेट भी जाएगी और जो आपका हेड पार्ट है वो वाटर में डिसॉल्व रह जाएगा और टेल वाला पार्ट आपका जो ड्रॉपलेट थी उसके साथ अटैच होता हुआ सरफेस को छोड़ करके निकल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ क्या हमारा क्लीनिंग एक्शन कंप्लीट हुआ, डेफिनेटली अब हमारी सरफेस वापस से साफ हो गई है। सोप ने अपना काम कर दिया है। कैसे किया सोप ने अपना काम, कंसंट्रेशन को काफी हाई करके। लोअर कंसंट्रेशन पर क्या ये काम कर पाते, अगर मैं सिर्फ एक ही साइड पर सोप पार्टिकल्स लगाता तो इनकी ग्रिप जो है ऑयल ड्रॉपलेट में बहुत अच्छी नहीं हो पाती और ये अपना काम नहीं कर पाते। तो कुछ इस तरह से सोप का मैकेनिज्म होता है। ये हायर कंसंट्रेशन पे वर्क करते हैं, जब इनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं और मिसेल की फॉर्मेशन की वजह से सोप अपना क्लीनिंग एक्शन दिखा पाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना, दैट एसोसिएटेड कॉलॉइड्स आर द कॉलॉइड्स जो लोअर कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक कॉलॉइडल सॉल्यूशन। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स के लिए जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, दैट इज नॉन एज CMC, critical micelle concentration, and the temperature that is required, that is known as क्राफ्ट टेम्परेचर। उसके बाद हमने सोप पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। सोप आर सोडियम स्टीरेट हैविंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हैविंग 17th कार्बन इन देयर चेन, उसको हम क्या बोलेंगे, टेल पार्ट वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक, एंड द हेड पार्ट स्टीरेट आयन पार्ट दैट इज हाइड्रोफिलिक। जब किसी सरफेस पर सोप पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो ये चारों तरफ से ड्रॉपलेट्स को घेर लेते हैं, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं और सरफेस को क्लीन करने का काम करते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।